दोस्तों आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके सिलेबस में ये नोवेल ऐड की गई है, मिसेस डैलोवे, और आप में से कितने बच्चे हैं जिनको ये नोवेल समझ में नहीं आती है? तो इस वीडियो में हम लोग इस नोवेल को ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। इसकी जो मेन थीम्स है और क्या बैकग्राउंड है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं वर्जीनिया वुल्फ की एक बहुत ही फेमस नोवेल मिसेस डैलोवे की, जिसे 1925 में पब्लिश करवाया गया। यह कहानी एक मॉडर्निस्ट फिक्शन है जिसकी सेटिंग लंदन में रखी गई है। मिसेस डैलोवे आपको हमारे यहाँ के बहुत सारे कॉलेजेस के सिलेबस में मिल जाएगी। सबसे पहले हम लोग इस नोवेल की कहानी डिस्कस कर लेते हैं, बाकी का मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगा। तो इस कहानी में से डैलोवे की शुरुआत होती है साल 1923 लंदन में। मिड जून चल रहा है। क्लैरिसा डैलोवे एक अपर क्लास हाउसवाइफ जिसने रिचर्ड से शादी की है। रिचर्ड डैलोवे जो कि कंजर्वेटिव पार्टी का एक पॉलिटिशियन है। क्लैरिसा रात को अपने घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है, एक पार्टी को होस्ट कर रही है। अब उसी पार्टी वाली दोपहर ये क्लैरिसा फ्लावर लेने आई है पार्टी के लिए। इस महिला क्लैरिसा डैलोवे का बचपन बॉटन नाम की एक जगह पर गुजरा है और अभी फिलहाल ये महिला लगभग 50 साल की है। अब जब ये क्लैरिसा फ्लावर्स लेकर के घर को लौटती है तो अपने एक बॉटन के पुराने दोस्त पीटर वॉल्स से मिलती है, जो काफी समय से इंडिया में रह रहा था। पीटर एक समय पर क्लैरिसा से बहुत पैशनेटली प्रेम करता था, बहुत पसंद करता था क्लैरिसा को, लेकिन क्लैरिसा ने उसके इस शादी करने के प्रपोजल को ठुकरा दिया। सालों पहले की बात हो रही है ये। तो क्लैरिसा और पीटर एक दूसरे से क्लोज तो रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से काफी क्रिटिकल भी रहे हैं। ठीक है, तो तभी वहां पर क्लैरिसा की बेटी एलिजाबेथ आ जाती है, तो पीटर वहां से चला जाता है। लेकिन उसके दिमाग में जो सालों पहले क्लैरिसा ने इसके प्रपोजल को ठुकरा दिया था वही चल रहा था। तो ये रिजेंट्स पार्क नाम की एक जगह पर चला जाता है। अब दोस्तों इसी कहानी में एक और कहानी चल रही है। अब इस कहानी का पॉइंट ऑफ व्यू शिफ्ट होता है सेप्टिमस वारन स्मिथ नाम के एक बंदे पर, जो कि एक फौजी था, यानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का पुराना सिपाही था। यह फौजी सेप्टिमस शेल शॉक से सफर कर रहा है। सफर नहीं, सफर, अंग्रेजी वाला सफर, SUFFER। शेल शॉक बोले तो एक टाइप का साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस। तो ये फौजी एक टाइप के साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस से सफर कर रहा है। तो ये अपनी इटालियन वाइफ, ये नाम है इसकी इटालियन वाइफ का, तो ये अपनी वाइफ के साथ में, इटालियन वाइफ के साथ में रीजेंट पार्क में वेट करता है। किसका वेट कर रहा है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं इस बंदे की हिस्ट्री बताता हूं। इस बंदे का जंग में एक दोस्त था इवांस, वो मर गया था। तो उसको लेकर के इस फौजी सेप्टिमस के मन में, इसके दिमाग में हेलुसिनेशन हो गया है। ये हेलुसिनेशन क्या होता है? मतलब उस टाइप की बीमारी जो लगे रहो मुन्ना भाई में संजय दत्त को हो गई थी। मतलब हर जगह उनको गांधी जी दिखते थे ना, उसी टाइप का इसका अब बिहेवियर हो गया है। इसको इसका दोस्त इवांस हर जगह दिखता है। तभी मैं कह रहा था कि ये एक टाइप के साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस से सफर कर रहा है। ठीक है, तो एक टाइम पे ये बंदा लिखता भी था, ये सेप्टिमस पोएम्स वगैरह लिखता था, लेकिन जब से वॉर हुई है ये एकदम सुन्न हो गया है और फील करना इसने छोड़ दिया है एकदम, और हमेशा सुसाइड करने की सोचता रहता है। इसकी इटालियन वाइफ इसको डॉक्टर हॉमस को दिखाने भी ले गई थी, लेकिन डॉक्टर हॉमस ने कहा कि कुछ नहीं है, बस इनके मन में कुछ डर बैठा हुआ है। उसी दोपहर ये दोनों हस्बैंड वाइफ सर विलियम ब्रैडशॉ से मिले, जो कि एक फेमस डॉक्टर हैं, और सर विलियम ब्रैडशॉ ने प्लान किया कि वो सेप्टिमस को एक मेंटल इंस्टीट्यूट में भेजेंगे। अब दोस्तों वापस चलते हैं हम लोग डैलोवेज की कहानी पर। अब ये जो क्लैरिसा डैलोवे है, इसका हस्बैंड रिचर्ड डैलोवे, मैंने आपको बताया था ये रिचर्ड डैलोवे एक पॉलिटिशियन है। तो ये रिचर्ड डैलोवे लेडी ब्रूटन नाम की एक महिला के साथ और एक ह्यूग नाम के बंदे के साथ बैठ करके लंच कर रहा है।
लंच करने के बाद में रिचर्ड अपनी वाइफ क्लैरिसा के लिए फूल लेता है और प्लान करता है कि वो उसे आई लव यू कहेगा, लेकिन उसे देखते ही वो कुछ बोल नहीं पाता। अब क्लैरिसा इन दोनों हस्बैंड वाइफ रिचर्ड और खुद क्लैरिसा के बीच में जो फासला है उस बारे में सोच रही है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं, इस क्लैरिसा की ये जो बेटी है एलिजाबेथ, इसकी एक ट्यूटर है, यानी कि एक टीचर है मिस किलमन, एक पुअर सी अनअट्रैक्टिव वुमन जिसे क्लैरिसा बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, और ये किलमन जो है ये भी क्लैरिसा को पसंद नहीं करती। ये दोनों ही एलिजाबेथ पर एक दूसरे का इन्फ्लुएंस नहीं चाहती। अब दोस्तों हम उस फौजी सेप्टिमस की स्टोरी पर वापस चलते हैं। अब मैंने आपको बताया था ये अपनी इटालियन वाइफ के साथ बैठ करके किसी का इंतजार कर रहा है, तो ये डॉक्टर हॉमस का वहां पर इंतजार कर रहे हैं। इसकी इटालियन वाइफ ने हॉमस से मिलने के लिए एक अपॉइंटमेंट ले रखी है। तो जब हॉमस वहां पर मिलने इनसे आते हैं, इन दोनों हस्बैंड वाइफ से, तो सेप्टिमस को लगता है कि ये एक मॉन्स्टर है, डॉक्टर हॉमस एक मॉन्स्टर है और मुझे मारना चाहता है ये मॉन्स्टर। तो वो खुद को बचाने के लिए विंडो से यानी कि बालकनी से कूद जाता है और मर जाता है। अब ये कहानी वापस जाती है क्लैरिसा की पार्टी में, जहां अपर क्लास के लोग इकट्ठे हुए हैं। मैंने आपको बताया था ये पार्टी होस्ट कर रही है, तो क्लैरिसा परफेक्टली पार्टी को होस्ट कर रही है, लेकिन इसी के साथ साथ क्लैरिसा को यह भी डर है कि कहीं मेरी पार्टी फेल नहीं हो जाए। अब इसी पार्टी में सैली नाम की क्लैरिसा की एक बचपन की फ्रेंड भी आ जाती है। सैली ने एक रिच आदमी से शादी की है और पीटर भाई साहब जो हैं वो भी इसी पार्टी में है। तब पार्टी में क्लैरिसा को सेप्टिमस की डेथ के बारे में पता चलता है। क्लैरिसा को बड़ा अफसोस होता है। वो अकेले में जाकर के सेप्टिमस के बारे में सोचती है। वहां पार्टी में उसके बचपन के दोस्त पीटर और सैली ये सोचते हैं कि क्लैरिसा कब आकर के उन्हें ज्वाइन करेगी। तभी फाइनली क्लैरिसा पार्टी में आकर के उन सबको ज्वाइन करती है और ये कहानी मिसेस डैलोवे यहीं खत्म हो जाती है। अब दोस्तों आज की वीडियो में तो बस इतना ही बहुत है। मैं अगली वीडियो में इस पूरी कहानी का, मिसेस डैलोवे का पूरा एनालिसिस निकालूंगा, आपको समझाऊंगा कि वर्जीनिया वुल्फ ने इसमें बताने की क्या कोशिश की है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस नोवेल में ऐसा क्या खास है जो काफी सारे लोगों को ये समझ में ना आने पर भी सब लोग इसकी तारीफ करते हैं? रीजन साफ है कि वर्जीनिया वुल्फ ने इस नोवेल में बार बार अपने कैरेक्टर्स के दिमाग में जाकर उनकी एक झलक दिखलाकर वापस बाहर आ गई और कैरेक्टर से बात करते हुए दिखाएंगी। ये एक अलग टाइप की टेक्निक थी जो उस टाइम के राइटर्स यूज़ कर रहे थे, जिसको हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ती जाएगी आपको समझ में आता जाएगा। इस नोवेल के कैरेक्टर्स जो हैं, सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। इस नोवेल के कैरेक्टर्स आपको एक अकेलेपन का सामना करते हुए नजर आएंगे, जैसे कि पीटर वॉल्श जो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बार बार अपने ख्यालों में बह जाता है। इवन क्लैरिसा जो इस कहानी की मेन कैरेक्टर है, जिसको पार्टीज करना बड़ा पसंद है, वो भी अकेलेपन को फील करती हुई नजर आती है, अपने डीप थॉट्स में खो जाती है। ऐसा क्यों? देखो, सिर्फ एक सिंगल थीम तो है नहीं इस नोवेल की जो आप पढ़ के चले जाओगे और वहाँ पर लिखा होगे। इसमें हर एक कैरेक्टर का अपना अपना रोल है। वो कैसे, मैं आपको साबित करता हूँ। तो वर्जीनिया ने इस नोवेल को तब लिखा था जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म हुआ था। तो इस नोवेल के ज़रिए वो उस टाइम की इंग्लिश सोसाइटी पर अटैक करती है कि भले ही इंग्लैंड एक टाइम पर पूरी दुनिया पर राज कर रखा था, मतलब पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर इंग्लैंड की कॉलोनीज थी, भले ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में वो जीत भी गया हो, लेकिन इंग्लैंड अंदर ही अंदर बर्बाद हो रहा है। उसके हाथों से कॉलोनीज तो जा ही रही है, बल्कि हज़ारों लोग, उसकी हज़ारों बच्चे मारे गए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट लड़ते लड़ते, लाखों घायल हो गए, बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं। लेकिन इंग्लैंड की अपर क्लास सोसाइटी, जैसे मिसेस क्लैरिसा जैसे लोग, वो पार्टी ऑर्गेनाइज करके ऐसा दिखावा करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं कि कुछ बदला थोड़ी है। वी वर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट, और हम लोग बेस्ट रहेंगे भी। कुछ भी बदला नहीं है। समझ में आ रहा है आपको?
इस नोवेल की अगर कहानी नहीं पढ़ी है तो पढ़ लो। इसमें एक कैरेक्टर है सेप्टिमस का कैरेक्टर, जो कहानी की एंड में सुसाइड कर लेता है। ये सेप्टिमस का कैरेक्टर वर्ल्ड वॉर में लड़ा था, और अभी वर्ल्ड वॉर में लड़ने के बाद में इसको एक ट्रॉमा है। उस ट्रॉमा को कहा जाता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD। इसको नोट कर लो। इस चीज़ से ये जूझ रहा है, लेकिन सोसाइटी इसके इस ट्रॉमा को इग्नोर कर रही है। दोस्तों, ये वो बंदा है जिसने इंग्लिश सोसाइटी के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन यही इंग्लिश सोसाइटी इसकी इस प्रॉब्लम को ऐसे इग्नोर कर रही है कि हमारे जो सोल्जर्स हैं वो बड़े हिम्मत वाले हैं, जिगरे वाले हैं, जिनकी वजह से हमने पूरी दुनिया पर राज कर रखा है। लेकिन एक्चुअली इंग्लैंड की सिचुएशन क्या हो गई थी हम सब जानते हैं। उस टाइम तक एक तबका ऐसा था जो चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं था। इस सेप्टिमस के लिए, इस बंदे के लिए आपको एक टर्म नोट करनी है, लॉस्ट जनरेशन की टर्म। वर्ल्ड वॉर के टाइम पर लड़ने वाली एक ऐसी जनरेशन जो 1883 से 1900 के बीच में पैदा हुई। यानी अगर आप मेरी भी उम्र देखोगे तो इस वक्त मैं अगर 1997 में पैदा हुआ, तो मान लो अभी अगर 100 साल बाद में वर्ल्ड वॉर चल रहा होता और इंडिया भी इस वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व होता, तो मुझे भी अपनी कंट्री के लिए लड़ने जाना पड़ता। मैं पैदा हुआ, मुझे नहीं पता कि पूरी दुनिया में पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने बस होश संभाला और मुझे अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए वॉर में लड़ना होगा। अगर बच गए, मर गया तो मर गया, और बच गया तो सारी ज़िंदगी एक ट्रॉमा में जीना होगा। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा तो एक अमेरिकन राइटर हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ये एक ऐसे राइटर थे जो लॉस्ट जनरेशन राइटर थे दोस्तों। इनके अलावा काफ़ी सारे राइटर्स थे जिन्होंने सुसाइड करके अपनी लाइफ को ख़त्म कर लिया था। अगर आपको अपनी बुक्स में वर्ल्ड वॉर पढ़कर बहुत छोटी सी चीज़ लगती है कि वर्ल्ड वॉर कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं रही होगी, उस वक्त तो न्यूक्लियर वेपन भी नहीं थे, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के पहले की दुनिया और बाद की दुनिया सेम नहीं थी दोस्तों। मैं आपको बता दूं, इन जवान लड़कों ने बहुत करीब से मौत को देखा था। जो आइडियाज़ और वैल्यूज़ इनको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होने से पहले अपने बड़ों से मिले थे ना, वो आइडियाज़ अब इस दुनिया में, नई दुनिया में जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में हो गई थी, रिलेवेंट नहीं थे। आपको अगर ये नोवेल पढ़कर भी इन कैरेक्टर्स की कंडीशन समझ में ना आए ना, तो इंटरनेट पर सर्च करना कि नोबेल प्राइज़ विनिंग ऑथर, इतने बड़े ऑथर जिनका पूरी दुनिया में इतना नाम था, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, उनको क्या बीमारी थी और क्यों उन्होंने खुद को बंदूक से मार डाला एक शाम। अब आपके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आनी चाहिए कि वर्जीनिया वुल्फ खुद तो लड़कर नहीं आई थी वर्ल्ड वॉर, तो उनको कैसे वॉर में लड़ने वाले सैनिकों का मेंटल ट्रॉमा का अंदाज़ा हुआ। अब इसके लिए तो आपको इनकी लाइफ पढ़नी बहुत ज़रूरी है, जिसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखो, वर्जीनिया वुल्फ की खुद की लाइफ भी ट्रॉमा से कम नहीं थी। कैसे इनको ज़िंदगी में झटके मिले और कैसे इनको नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, और इन्होंने भी किस तरह से सुसाइड कमिट की थी अपनी लाइफ की एंड में, मतलब अपनी लाइफ को किस तरह से सुसाइड करके एंड कर लिया था। और दूसरी चीज़ ये कि वर्जीनिया ने बदलते हुए टाइम को अच्छे से भांप लिया था कि पहली चीज़ तो राइटिंग में नई तो थी नहीं है, लिटरेरी रिव्यूज़ वगैरह पहले से लिख रही थी, तो अंदाज़ा इनको हो गया था कि वॉर के बाद की सिचुएशंस अब बदल गई है। विक्टोरियंस का रियलिज्म, विक्टोरियंस जो अपना रियलिज्म दिखाते थे ना अपनी नोवेल्स के अंदर, जैसे चार्ल्स डिकेंस दिखाते थे कि एंड में सब कुछ अच्छा हो ही जाएगा, वो अब नहीं चलेगा। रियलिज्म के मायने बदल गए हैं। जो चमकता हुआ सरफेस आपको दिख रहा है ना, इसके नीचे क्या चल रहा है वो दिखाने में ज़्यादा इंटरेस्ट था वर्जीनिया वुल्फ का। वो इस नोवेल की मेन कैरेक्टर, एक मिडिल एज्ड वुमन मिसेस डेलोवे के कैरेक्टर के ज़रिए काफ़ी कुछ बयां कर जाती हैं कि इस नोवेल का जो ये कैरेक्टर है मिसेस डेलोवे, इसने अपनी जवानी, अपना पैशन, अपनी इच्छा सब कुछ खर्च कर दिया। जब ये बुढ़ापे में आ गई तो अपने आप को देखती है और सोचती है कि इसने काफ़ी कुछ खर्च कर दिया जो बहुत कीमती था एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए। एक पॉलिटिशियन रिचर्ड डेलोवे से शादी करके इसने सब कुछ खर्च कर दिया। हालांकि ये आदमी बड़ा हार्डवर्किंग है, मेहनती है, लेकिन वाइफ के साथ कोई इमोशनल बॉन्ड नहीं है, ना कुछ शेयर करता है ना ही कुछ सुनता है।
ये चीज़ अगर आपको अभी समझ में ना आए कि एक हस्बैंड और वाइफ का बॉन्ड क्या होता है, ये चीज़ आपको तब समझ में आएगी जब आपकी खुद की शादी हो जाएगी। और अगर आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ में एक इमोशनल बॉन्ड शेयर नहीं करेगा, तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो वर्जीनिया काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस कर चुकी थी, शायद इसलिए इस नोवेल के मेन कैरेक्टर क्लैरिसा के दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चलती हैं। वो अपने पास्ट को याद करती है कि काफ़ी कुछ था मेरे सामने। तो कह सकते हैं कि वर्जीनिया ने बदलती हुई रियलिटी को बताने के लिए विक्टोरियंस वाला तरीका ना अपनाना ही ठीक समझा। इसलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और इन एक्सपेरिमेंट्स को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। दोस्तों, मॉडर्न लिटरेचर के इतिहास में एक अधेड़ उम्र की लेडी का कैरेक्टर है जिसका नाम है मिसेस डेलोवे। वैसे तो ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है जिसे तैयार किया था वर्जीनिया वुल्फ ने, लेकिन दोस्तों ऐसा माना जाता है लिटरेचर का अमर कैरेक्टर है और इसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। मिसेस डेलोवे 50 साल की एक ऐसी औरत है जो बड़ी चार्मिंग और फैसिनेटिंग है। अपनी जवानी के दिनों में ही वो औरत ऐसी थी जिसकी काफ़ी डिमांड थी। आपने देखा होगा अपने स्कूल कॉलेजेस आसपास ऐसी लड़कियों को, होता है किसी ना किसी के स्कूल कॉलेज में ज़रूर ऐसी लड़की होती है जो बहुत खूबसूरत होती है, जिसे हर लड़का चाहता है मन ही मन। तो समझ लो मिसेस डेलोवे वैसी ही एक औरत थी। और एक लड़का था पीटर वॉल्श जो इसका लवर था, वो इससे बहुत प्यार करता था। देखो, चाहने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन किसी एक की तरफ महिला का भी आकर्षण होता है, तो पीटर वॉल्श वही लड़का था। तो नोवेल को पढ़ते वक्त हमें लगता है कि हम एक औरत की लाइफ क्यों सुन रहे हैं, उसके एक पूरे दिन की कहानी क्यों सुन रहे हैं, उसके पास्ट और प्रेजेंट से हमें क्या लेना देना है। दोस्तों, जब तक ये वीडियो ख़त्म होगी आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं। देखो, एक लड़का था पीटर वॉल्श जो मिसेस डेलोवे से बहुत प्यार करता था, लेकिन मिसेस डेलोवे ने उसे रिजेक्ट कर दिया था अपनी जवानी के दिनों में रिचर्ड नाम के एक स्टेबल आदमी से शादी करने के लिए। एक स्टेबल प्रैक्टिकल आदमी जो अच्छा कमाता था, उसे अच्छी लाइफ दे सकता था। वहीं पीटर जैसा ऐसा आदमी जो जिसे अपनी ज़िंदगी का तो पता नहीं, वो उसे क्या एक अच्छी लाइफ देगा। वो इस रिजेक्शन के बाद में ऐसा मानने लगा था कि प्यार ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। खैर, हम लोग आज की बात करते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं। तो 50 साल की होने के बावजूद भी ज़िंदगी को लेकर मिसेस डेलोवे की हौसला अफजाई कम नहीं हुई है, उत्साह से भरी रहती है। उसकी एक बराबर की बेटी है, उसके बराबर को हो चली है उसकी बेटी, लेकिन आज भी आप अगर उसके साथ में हाइड पार्क चले जाओ तो वो हर मोमेंट को ऐसे एंजॉय करती है जैसे कोई 6 साल की बच्ची हो। पार्टीज देने का इतना शौक है कि पूछो मत। इस लेडी के कैरेक्टर की एक खास बात जो आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, कि ये जितना खूबसूरती से प्यार करती है उतना ही बदसूरती से नफरत करती है। ये हर चीज़ में खूबसूरती तलाशती है, चाहे वो जून की ये सुबहानी सुबह हो, पेड़ हो, फूल हो, पक्षी हो, ब्राइट डे हो, या फिर लंदन की सड़कों पर चलने वाले लोग, या फिर गाड़ियाँ। बॉन्ड स्ट्रीट जहाँ पर इसके फादर ने 50 साल पहले अपने सूट सिलवाए थे, उस स्ट्रीट को ये बहुत याद करती है। ब्यूटीफुल चीज़ों से, हर ब्यूटीफुल चीज़ से ये प्यार करती है, लेकिन उतनी ही नफरत करती है अगली चीज़ों से, बदसूरत चीज़ों से। जैसे इस नोवेल में एक कैरेक्टर है मिस डोरिस किलमन, जो हिस्ट्री की टीचर थी और जर्मन है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान इस लेडी को काम से निकाल दिया गया और ये 40 साल के आसपास की लेडी है, लेकिन वो अपना बदसूरत सा मैकिन्टॉश का कोट पहनती है जो क्लैरिसा को बिल्कुल पसंद नहीं है। इस लेडी को क्लैरिसा की तरह खुद को खुश करने के लिए नए नए कपड़े पहनने की आदत नहीं है, और इसका ये अंडे जैसा मुंह माथा देखकर डेलोवे को बड़ी अगली सी फीलिंग आती है। तो क्लैरिसा इसे पसंद नहीं करती। अब इसका अगली होना रीज़न है इसको पसंद ना करना, या फिर कुछ और, ये हमें आगे पता चलेगा। अब इस मिसेस डेलोवे की पर्सनैलिटी का एक और ट्रेट है दोस्तों, ये एक्सट्रीमली सोशल है, लगातार पार्टीज देती रहती है। इसे लोगों से मिलना, उनके साथ लंच करना, उन्हें इनवाइट करना बहुत पसंद है। इसे अच्छा लगता है लोगों को साथ लाना, एक जगह पर लाना। जब लोग पार्टीज़ में एक दूसरे से बातें करते हैं तो ये उनकी बातें सुनती है। थोड़ी कॉमेडी भी कर लेती है, लेकिन कॉमेडी करने के लिए इसे लोग चाहिए होते हैं आसपास। तो लगातार अटेंशन लेती रहती है लोगों का, लगातार पार्टीज़ देने और लोगों से बकवास करने से ये कह सकते हैं कि इसने सोचना कम कर दिया है और इसके दिमाग की धार कमज़ोर हो गई है। अब बात करें इसके लवर पीटर वॉल्श की,
जो कि इस नोवेल में इनके बाद में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, उस बंदे से ये प्यार करती थी। और वो बंदा जो था उसका प्यार एक तरफा नहीं था, ये भी बराबर उससे प्यार करती थी। इसने भी कभी उसे पसंद किया था। 50 साल की इस एज में भी जब इसकी बेटी इसके बराबर की हो गई है, उस बंदे की इसके दिल में कहीं ना कहीं छाप है, इसकी आत्मा पर छाप है। आज भी उस आदमी की ऐसी छाप है कि जब भी ये अपने अतीत के बारे में सोचती है, खास करके वॉर्टन के बारे में जहाँ पर ये रहती थी, पीटर वॉल्श के बारे में ज़रूर सोचती है। अक्सर इसके और पीटर के बीच में झगड़े होते थे क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव था और वो इंडिया चला गया था, वॉर का टाइम चल रहा था उस टाइम पर। इसे उसकी हर छोटी से छोटी बात याद है, वो क्या करता था। सैकड़ों हज़ारों ऐसे मूवमेंट्स हैं जो इसके दिमाग से गुजरे होंगे तब से लेकर अभी तक। लेकिन दोस्तों, डेलोवे की रिजेक्शन ने पीटर को अंदर तक तोड़ के रख दिया था। एक बहुत ही इंटेंस स्पिरिचुअल ठेस लगी थी पीटर को और इसको दोनों को। लेकिन इसका ये मतलब मत समझना कि ये अपने पति से प्यार नहीं करती। ये एक अच्छी वाइफ भी है और एक अच्छी माँ भी। हालांकि ज़िंदगी का सेंट्रल फैक्ट पीटर ही है, लेकिन वो फेथफुल बीवी भी है और पूरी फैमिली के लिए अपनी ड्यूटीज़ को ढंग से पूरा करती है। जहाँ तक बात है इसके हस्बैंड की, तो इसका पति भी हर वो कोशिश करता है जिससे ये खुश रहे। आए दिन इसको नए नए तोहफे देता रहता है। गुलाब जो इसे बहुत पसंद है, अलग अलग टाइप के फ्लावर्स लाकर देता है। और जैसा कि डॉक्टर ने सलाह दी है कि इसको आराम की सख्त ज़रूरत है क्योंकि इसको कुछ एलर्जी वगैरह हो गई है, तो 1 घंटा दिन में फोर्सफुली वो उससे आराम करने के लिए कहता है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि एक प्रैक्टिकल और सक्सेसफुल इंसान मिल गया, और क्या चाहिए ज़िंदगी से। ये भी बराबर फेथफुल है। ये भी ऐसे लोगों को पार्टीज देती है जो लोग इसके हस्बैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हों। जहाँ तक बात है बेटी की, तो वो भी बराबर को होने को चलिए, मैंने बताया। लेकिन उससे ये टीचर किलमैन जो है, इससे अपनी बेटी को परे रखना चाहती है ये, क्योंकि इसे लगता है कि किलमैन उसकी बेटी को उससे दूर कर रही है और उसे अच्छा नहीं लगता कि उसकी ब्यूटीफुल बेटी ऐसी वल्गर वुमन के कांटेक्ट में रहे। ये सारे मैंने मिसेस डेलोवे की लाइफ के अच्छे अच्छे पहलू गिनवाए दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ उसके आंतरिक खालीपन की, जो इंटरनली एम्प्टीनेस है ना इसके अंदर, इस लेडी के अंदर। उसकी मतलब इस लेडी की लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, एक एमलेस जिंदगी जी रही है। आपको ऊपर से तो ये खुश लगती है, लेकिन डीप इनसाइड ये डिससेटिस्फाइड है कि उसने ऐसे ही फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए एमलेसली अपनी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी काट दी। इस नोवेल में सबके पास कोई ना कोई उद्देश्य है, छोटा चाहे बड़ा, अपनी ज़िंदगी को लेकर। चाहे वो किलमैन हो, वो हिस्ट्री की टीचर जिसे ये पसंद नहीं करती, जर्मन, विलियम ब्रैडशॉ हो, इसका हस्बैंड हो, या फिर लंदन की सड़कों पर घूमने वाले लोग। सबके पास अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई पर्पस है। इसलिए ये पार्टी देकर लोगों को एक साथ लाकर अपनी ज़िंदगी का अर्थ तलाशती है। एक क्रिटिक थे दोस्तों, A.M. मूडी। उन्होंने लिखा है कि ये कैरेक्टर उस वक्त लंदन की हाई मिडिल क्लास सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब उस वक्त ऐसे हाई मिडिल क्लास लोग जो सिर्फ पार्टीज देने में भरोसा रखते थे, जिनके पास करने को कोई खास काम नहीं था। वर्जीनिया को खास इन लोगों को लेकर चिंता थी कि कैसे ये लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आज भी आप अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे आसपास के लोगों को देखते हो जो क्लब्स में, पार्टीज़ में एमलेसली कुछ अजीब हरकतें करते हो, आपको दिख जाते हैं। उनकी स्टेटस देखते हो तो आपको लगता है कि इनको देखकर आपको लगता है कि कैसे ये लोग अपनी ज़िंदगी में कितने खुश हैं अपनी लाइफ में। लेकिन सच कहूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग लगातार पार्टीज करना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि इनकी ज़िंदगियों में एक स्पिरिचुअल बांझपन है, आध्यात्मिक बांझपन, लैक ऑफ पर्पस, डायरेक्शन। इसलिए उसे भूलने के लिए ये लोग पार्टीज देते हैं, जैसा मिसेस डेलोवे करती थी। थोड़ा जब आप इस नोवेल की गहराई में पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि डेलोवे में वक्त के साथ बदलाव भी आया था। एक समय था जब ये लेडी पॉलिटिक्स और लिटरेचर पर बात करती थी, मतलब पॉलिटिक्स और लिटरेचर पर बात करना पसंद करती थी। बाहरी दुनिया इसके लिए बहुत मायने रखती थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी आत्मा मर गई। इसे फालतू के गेट टुगेदर्स करने की आदत पड़ गई और अपनी सारी एनर्जी इन्हीं गेट टुगेदर्स में इसने बर्बाद कर दी। जीवन की गहरी समझ के लिए किताबों से इंटरेस्ट खत्म हो गया। तभी मैंने कहा कि दिमाग की धार इसकी कमज़ोर हो गई। अब एक सवाल ये आता है कि मैं अगर कंपैरिजन करूं इसके कैरेक्टर और इसके लवर पीटर वॉल्श के कैरेक्टर का, तो
एक सवाल ये आता है कि पीटर वॉल्श का कैरेक्टर क्या एक फेल्ड इंसान है, क्योंकि उसकी उम्र अभी 50 साल के भी ऊपर है और आज भी वो छोटी मोटी नौकरियों की तलाश कर रहा है। परिवार का पेट पालने तक के उसके पास पैसे नहीं हैं और क्लैरिसा को भी वो पा नहीं सका। सीधी सी बात है कि ये सब देखकर हम कह सकते हैं कि वो एक फेल्ड आदमी है। तो क्या आप उसे भी एक फेल्ड इंसान कहोगे? शायद नहीं। शायद वर्जीनिया ऐसा नहीं मानती। शायद वो कैरेक्टर जो है पीटर वॉल्श, वो खुद को एक फेल्ड इंसान नहीं मानता। क्यों? क्योंकि भले ही उसके पास मटेरियलिस्ट सुख सुविधाएं ना हो जिनसे क्लैरिसा जैसे लोग घिरे पड़े हैं, लेकिन इसने एक सार्थक जिंदगी जी है, लाइफ टाइम एडवेंचर किया है, मतलब रोमांचक जिंदगी जी है। और इस बात पर इसे प्राउड भी है कि मेरी उम्र निकल गई तो क्या, लेकिन मैंने उम्र का खूब मज़ा लिया है। इसके पास वो है जो क्लैरिसा जैसे लोगों की ज़िंदगी में जिस चीज़ की कमी है, इसके पास वो है। उम्मीद करता हूँ आपको इस नोवेल का, इस कैरेक्टर का एनालिसिस पसंद आया होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा जो मैंने समझाया है। चलिए, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।